हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट्रीन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग अपनी क्लास 11th में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी बुक है उसमें जो हमारी रेफरेंस बुक है स्टूडेंट संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन, इसका हम वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं। मतलब कि इस पूरे ही मतलब कि एक ही वीडियो में जो है हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक संदीप गर्ग, ठीक है। एनसीईआरटी और संदीप गर्ग में ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, या हम ये बोले कि रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी में कोई कंसेप्ट अलग नहीं हो जाते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि एनसीईआरटी में बहुत ही कंसाइज्ड फॉर्म में रहती है सारी चीज़ें, और जो हमारी रेफरेंस बुक्स हैं उनमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो है इलॉबरेटेड वे में रहता है, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में अपना जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे, ऑलराइट। फिर आगे जो है हम उसके अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम अभी तक हर एक चैप्टर में करते आए हैं, सेम वे में इसमें भी हम लोग करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, वन शॉट रिवीजन या फिर हम बोले कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो है वो कर रहे हैं अपना कंप्लीट, ठीक है ना। देखो एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा टॉपिक है या ये जो हमारा वीडियो है ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, रिवीजन, ठीक है। जैसे कि उसके नेम में आया है वन शॉट रिवीजन, तो वो क्या है, एक रिवीजन है आपका। तो इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग जो हो अपना डिटेल्ड डिस्कशन या डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है हर एक टॉपिक का वो कंप्लीट कर चुके होंगे। और वो इसलिए स्टूडेंट्स बिकॉज ऑब्वियस सी चीज़ है, जब हम एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में पढ़ाऊँ और वही चीज़ अगर मैं सारे टॉपिक को एक वीडियो में पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी जो है वो आप लोगों को एक एक जो हमारा डिटेल्ड टॉपिक है, एक डिटेल्ड वीडियो है उसमें देखने को मिलेगी। इसलिए जो है मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो गया होगा, आई होप सो। बिकॉज जब मैं रिवीजन से पढ़ा रही हूँ, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका भी रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी कि देखो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि मैडम यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है और एक्सप्लेन करना चाहिए था, या इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल सी चीज़ करनी है। इस वीडियो को आपको उसी टाइम पॉज करना है, अपनी प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट जो है वो आप लोगों को मिल ही जाएगी। वेबसाइट पर कैसे मिलेगी और यूट्यूब पर कैसे मिलेगी, आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर ही है। तो आपको आपकी प्लेलिस्ट पर जाना है, उसमें जो है आपका वो टॉपिक ढूंढना है। टॉपिक्स बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चैप्टर वाइज चले जाना, आपको जो है मिल जाएगा आपका जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक को वहां से पढ़ना, उस टॉपिक को कंप्लीट करना, उसके बाद में इस वीडियो पर वापस आना, जहां पर आपने इसे पॉज किया था वहां से वापस रिज्यूम करके अपना जो आगे का पूरा कंसेप्ट है वो कंप्लीट करना। ओके तो इतनी चीजें जो है ये आप लोगों को करनी है। किस चीज के लिए, अगर बाय एनी चांस आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी जो है प्रॉब्लम आए या आपको लगे कि कुछ जो है हमें अच्छे से समझ में नहीं आया, तो वैसे तो ऐसी चांस मैं दूंगी ही नहीं आपको, बिकॉज अगर मैं शॉर्ट में भी पढ़ा रही हूँ तो भी मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। मतलब कि मैं शॉर्ट में भी इस वे में डिटेल में पढ़ाऊंगी कि आपको जो है हर चीज अच्छे से क्लियर हो ही जाएगी, ऑलराइट। तो आई गेस कि ये सारी चीजें जो है ये आप लोगों को हो गई हैं क्लियर। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने चैप्टर की साइड और देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में क्या क्या गिवन है। ओके तो सबसे पहले आता है हमारे पास में ओवरव्यू। ओवरव्यू में जो है हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है क्या आपका इंट्रोडक्शन, फिर आएगा प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जैसे कि चैप्टर का नाम है, तो प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है वो हम लोग समझेंगे। उसके बाद में क्या आएगा, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, फिर आएंगे कुछ वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, returns to a factor, that is law of variable proportion, law of diminishing return and relationship between TP and MP और relationship between AP and MP। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट। तो अब मैंने यहाँ पर आपको एक भी टॉपिक नहीं समझाया है, बिकॉज इसी के साथ साथ में हम आगे पढ़ते ही जाएंगे, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ में, दैट इज वो हो जाता है हमारा
प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्रोडक्शन कर रही है फर्म्स। ओके, फर्म्स एंड हाउस होल्ड, ये दो सेक्टर्स होते हैं। फर्म्स कौन हो गई? फर्म्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं गुड्स या सर्विस को, और हाउस होल्ड होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं गुड्स या सर्विस को। तो अब प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्रोडक्शन कर रही है फर्म्स। प्रोडक्शन किसके बेसिस पर किया जाता है, या प्रोडक्शन जो है वो किसके हेल्प से किया जाता है? तो वो जो है स्टूडेंट्स कुछ इनपुट की हेल्प से किया जाएगा। इनपुट क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स, राइट। अगर मुझे ये पेन बनाना है लेट से, ठीक है, तो इस पेन को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स की जरूरत है वो क्या होंगे? वो होंगे आपके इनपुट्स। ठीक है, तो वो आ गए आपके क्या? इनपुट्स। और इनपुट्स में जो है हम क्या करते हैं, उसमें और फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। इनपुट्स में हम और चेंजेस करते हैं जिससे कि हमारा क्या बनता है? आउटपुट बनता है। ठीक है, अब इनपुट को आउटपुट बनाने के लिए उसमें वेरियस जो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वेरियस उसके फॉर्म में चेंजेस, सब कुछ किया जाता है। तो आपका जो इनपुट है वो बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट से होते हुए जो है आउटपुट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब जब हम बात करें प्रोडक्शन फंक्शन की, तो अगर इसे हम प्रॉपर्ली लिखना चाहें तो ये क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ गुड। ठीक है, क्या हो गया प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन हो गया एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशन, किसके बीच में? फिजिकल इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, आउटपुट ऑफ गुड के बीच में, ये होता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन। अब जब हम फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि आपके जो आउटपुट्स हैं वो कितने आपको जो है इनपुट्स वगैरह से मिल रहे हैं, कितने इनपुट्स जो हैं वो सारे कंबाइन होकर आपका कोई एक आउटपुट बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसे हम बिल्कुल एक्सप्रेस करना चाहे सिंबॉलिकली तो वो कुछ इस वे में करते हैं, OX इज इक्वल्स टू F ऑफ I1, I2, I3 till IN। ठीक है, ये है आपका क्या? ये है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसे इस वे में जो है हम करते हैं एक्सप्रेस। OX क्या होता है स्टूडेंट्स? OX होता है आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी X। ठीक है, फिर F का मतलब क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप। और I1, I2, I3 क्या हो गया? I से क्या हो गया? I से हो गया हमारा इनपुट। ठीक है, O से हमने आउटपुट बताया, तो I से हम क्या बता रहे हैं? इनपुट बता रहे हैं। तो दीज ऑल गिव्स यू इनपुट्स नीडेड फॉर OX। ठीक है, तो इनपुट्स का जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप है, सारे जो है इनपुट्स को मिलाकर उनमें जो भी चेंजेस है वो करने के बाद में क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। तो ये कहलाता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। तो बेसिकली जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो आउटपुट और इनपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो शो करता है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज जो है आप लोगों को क्लियर हो गई है। फिर आगे चले तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की बात करें। अब देखो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या है। अब जैसे कि उसके नेम में आ गया कि शॉर्ट और लॉन्ग, लेकिन द थिंग इज कि किस बेसिस पर हम जो है बोल रहे हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम शॉर्ट टाइम है या कोई भी टाइम एक लॉन्ग टाइम है, किस बेसिस पर बोल रहे हैं? हो सकता है ना कि आपके हिसाब से एक दिन बहुत बड़ी चीज होती होगी और मेरे लिए एक दिन बहुत छोटा होता होगा, है ना? तो वो तो पर्सन टू पर्सन डिफर करने लगेगा। फिर अगर हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन सिर्फ ऐसे ही बोल दें शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन का, तो राइट, तो इसके लिए जो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को हमें पढ़ना जरूरी है और हमें ये बताना जरूरी है कि कैसे टाइम पीरियड को हम शॉर्ट रन बोलते हैं और कैसे टाइम पीरियड को हम लॉन्ग रन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास में आया सबसे पहले क्या? शॉर्ट रन। सो शॉर्ट रन refers to a period in which output can be changed by changing only variable factors। ठीक है, शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें कि आउटपुट चेंज किए जा सकते हैं। किस बेसिस पर चेंज किए जा सके? चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। अब देखो जब हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करें ना, तो हमारे पास में दो कंसेप्ट और आते हैं। कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं? वो दो कंसेप्ट आते हैं आपके फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या है? ये सीधे सीधे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जितने भी सबसे
पहली चीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो सारी चीजें जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करती है वो होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपके जो टोटल पूरे के पूरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, कुछ होते हैं फिक्स्ड फैक्टर और कुछ होते हैं वेरिएबल फैक्टर। अब फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, देखो स्टूडेंट्स, ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच का डिफरेंस है ना, ये हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बेसिस पर कर पाते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, ये सब जो है ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कंसेप्ट है। अगर हम शॉर्ट रन या लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो उसमें इन दोनों की बात होनी ही है, और अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात होनी ही है। ओके, तो अब जो ये फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, इसमें हम डिफरेंस कैसे बताते हैं, तो देखो जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं ना, तो शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि जो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये चेंज नहीं हो सकते, सिर्फ कुछ जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज किया जा सकता है, और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, जो चेंज हो सकते हैं शॉर्ट रन में वो वेरिएबल फैक्टर्स कहलाते हैं, और जो नहीं हो सकते वो फिक्स्ड फैक्टर्स कहलाते हैं। अब इसका अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें स्टूडेंट्स, तो देखो आपके, अगर हम नॉर्मल हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट, ये चीजें होती है हमारी। अब अगर मैं इसमें बोलूं कि आपके वेरिएबल फैक्टर क्या हो गए और जो आपके फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या हो गए, तो देखो क्या आप लैंड को चेंज कर सकते हो, ओके, लैंड को चेंज कर सकते हो क्या? एक शॉर्ट रन की बात करें, एक सिंपल सी चीज समझते हैं हम कि हमारे पास में है एक फैक्ट्री, ठीक है, ये जो फैक्ट्री है ये कितने एकर्स ऑफ लैंड पर बनी, अगर मैं बोलूं तो मान लो कि 100 एकर्स ऑफ लैंड का जो है हमारे पास में है, हम बहुत ही क्या कर रहे हैं, हम बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 100 एकर्स ऑफ लैंड। अब मेरी जो फैक्ट्री है, ठीक है, ये जो फैक्ट्री है इससे अगर हम प्रोडक्शन देखें तो हमारा जो है ये एक कॉन्ग्लोमेरेट टाइप की है कि यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें हैं वो प्रोड्यूस की जाती है। मान लो कि यहाँ पर एक जो हमारा सेक्शन है वो है क्या, बिस्किट प्रोडक्शन। ठीक है, अब मान लो कि ये जो बिस्किट का प्रोडक्शन है ये कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा कुछ 50,000 यूनिट्स का। ऑलराइट, जितनी डिमांड है उसके हिसाब से बता रही हूँ कि कितना होता है, 50,000 यूनिट्स का होता है प्रोडक्शन। अब बिस्किट्स को बनाने में क्या लगा, तो बिस्किट्स को बनाने में जो है वेरियस, अगर मैं चॉकलेट बिस्किट बना रही हूँ तो चॉकलेट लगी मुझे, ठीक है, उसके बाद में जो है व्हीट फ्लावर ये लगे, मैदा लगा, है ना, और भी जो चीजें हैं शुगर वगैरह और भी जो चीजें लगती है वो सारी यूज हुई, मतलब कि ये है हमारे रॉ मटेरियल्स। अब मान लो कि हमारे ये जो बिस्किट है इनकी क्या हुई, इनकी डिमांड बढ़ गई है। अब ये 50,000 यूनिट्स की जगह पर 100,000 दैट इज 1 लाख जो है क्या किए जा रहे हैं, 1 लाख यूनिट्स की डिमांड हो रही है। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। भाई 50,000 ही अभी तक बन रहे थे मेरे यहाँ पे, तो अब मुझे उसे जो है 1 लाख बनाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं जो हूँ इस मार्केट में सस्टेन करूंगी, और जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मुझे सप्लाई तो करनी ही है। अब हुआ ये कि जब ये डिमांड एकदम से बढ़ी तो क्या मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ये सोचूंगी कि मैं एक और फैक्ट्री खड़ी कर दूं? क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं है। मैं इस लैंड एरिया जो कि ऑलरेडी पूरा यूज है, ठीक है, मैं इसे और इंक्रीज नहीं कर सकती शॉर्ट रन में, ठीक है, मतलब कि ये 50,000 से 1 लाख हुआ है, ये एकदम से हुई है, तो मैं एकदम से जो है ये नहीं बढ़ा सकती हूँ कि मैंने लैंड बढ़ा दिया या मैंने एक फैक्ट्री ही खड़ी कर दी। अब इस फैक्ट्री के बाद में स्टूडेंट्स इसमें जो है जो मशीनरीज वगैरह है वो भी तो लगेगी, तो पहले मैंने लैंड लूं, फिर उसके बाद मैं फैक्ट्री बनाऊं, एक बिल्डिंग बनाऊं, उसमें मशीनरीज लाऊं, ये सारी चीजें करूं, इसमें टाइम लगेगा। ये शॉर्ट रन में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि चेंज नहीं हो सकते शॉर्ट रन में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है। और वहीं अगर मैं बोलूं कि ये 50 से 1 लाख गया, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर लेबर इंक्रीज किए, ज्यादा लोगों को मैंने एम्प्लॉय किया, मैंने जो है ये रॉ मटेरियल्स बढ़ाए अपने, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या होगा, मेरी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। ऑलराइट, तो ये जो मैंने इंक्रीज किया, ये लेबर, चॉकलेट, व्हीट,
फ्लावर या जो भी मैदा वगैरह जो भी इसमें रॉ मटेरियल्स यूज होते थे वो जब सारे मैंने इंक्रीज किए तो इससे हमें समझ में आया कि ये सब कुछ क्या है, ये है सारे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, कि जैसे ही डिमांड बढ़ी तो हम जो है इन चीजों को भी इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो आई गेस कि आप लोगों को अब क्लियर है कि फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। मेरे पास में टाइम पीरियड कम था, ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये जो डिमांड बढ़ी है तो अब मुझे जो है जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। हो सकता है मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का टाइम हो। अब 1 मंथ के टाइम में मैं इतना थोड़ी ना कर सकती हूँ, है ना। या मान लो 3 मंथ्स का भी टाइम है तो 3 मंथ्स में भी जो है स्टूडेंट्स लैंड को खरीदना, उसके बाद में जो है उस पर बिल्डिंग बनना, उसमें मशीनरीज लगाना, उसमें प्रॉपर जो है हर एक चीज लगाना, उसमें टाइम लग जाता है। तो वो चीज भी जो है नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे वेरिएबल फैक्टर्स, मतलब कि वो फैक्टर्स जो कि चेंज हो सकते हैं शॉर्ट रन में। ऑलराइट, तो जब हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन है वो किस बेसिस पर इंक्रीज किया जाता है, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करने से। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर्स जो है वो फिक्स्ड ही रहते हैं। दैट मीन्स कि जब हम शॉर्ट रन की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, वो होते हैं आपके फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। ऑलराइट, so in the short run some factors are fixed and some are variable and fixed factors cannot be changed during such a short span of time। ठीक है, शॉर्ट रन में क्या है, शॉर्ट रन में ये जो फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर्स जो है वो कैसे हैं, फिक्स्ड हैं और कुछ वेरिएबल हैं, और जो फिक्स्ड फैक्टर्स है वो चेंज नहीं हो सकते बिकॉज हमारे पास में क्या है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। वही हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में स्टूडेंट्स जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, उसमें फिक्स्ड या वेरिएबल नहीं होते, ऑल आर वेरिएबल फैक्टर्स। यहाँ पर फिक्स्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ऑल आर वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, वेरिएबल हम किसे बोलते हैं, वेरिएबल हम उसे बोलते हैं जो कि चेंज हो सकता है। तो जब हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब लॉन्ग रन जैसे कि मान लो वो जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अब वो जो बिस्किट का मैंने देखा कि 50,000 से 1 लाख यूनिट्स की डिमांड होने लगी, तो वो स्पॉन्टेनियसली एकदम से हुई थी। अब अगर मैंने जो है रिसर्च करके रखी है और मुझे जो है प्रॉपर समझ में आ रहा है, मैंने जो है सब कुछ प्रॉपरली जो है एनालाइज करके रखा है, और मैंने ये बोला है कि इन फ्यूचर जो है ना हमारे बिस्किट्स की डिमांड इतनी इतनी इंक्रीज होने वाली है। ठीक, मैंने बोला ये होने वाला है, तो जब मुझे पता है कि हाँ ऐसा होगा, कि ये चीज जो है जो मैं ट्रेंड्स देख रही हूँ उसके हिसाब से ऐसा होगा, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो ये ऑलरेडी जो हमारे 100 एकर्स पर एक बिल्डिंग तो बनी हुई थी, उसके बाद में ये जो है इसमें 50,000 यूनिट्स का क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हो ही रहा था। इसके बाद में जब मैंने ये एनालाइज किया कि नहीं ये चीज जो है इंक्रीज होगी, तो मैंने सोचा अभी है मेरे पास में टाइम, अभी तो नहीं बढ़ी ना, तो मैं क्या कर दूं, मैं जो हूँ एक और जो है बिल्डिंग या एक और जो फैक्ट्री हमारी ये बना देती हूँ, ताकि जब फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी तो मुझे जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉरी, और मैं जो हूँ अपना जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही इजीली इंक्रीज कर पाऊंगी। राइट, तो ये क्योंकि मेरे पास में लॉन्ग टाइम था इसलिए मैंने एक लैंड भी ले लिया, उस पर एक फैक्ट्री बना दी, उसमें जो है मशीनरीज भी इक्विप कर दिए। या फिर हम ये बोलें कि ये जो आपका 50,000 से 1 लाख हो रहा है, अब ये स्पॉन्टेनियसली हुआ था इसीलिए वो शॉर्ट रन था। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बता के होते हैं कि नहीं नहीं हम जो है अब इतनी डिमांड करेंगे, वो तो सब कुछ एनालिसिस के बेसिस पर ही चलता है ना। राइट, लेकिन एक सिंपल सी चीज हमें ये समझनी है कि लॉन्ग रन जो होता है उसमें सारे ही फैक्टर्स कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, मतलब कि सारे ही जो फैक्टर्स हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। शॉर्ट रन में सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते थे इसलिए उसमें कुछ हमने फिक्स्ड बोले थे, लेकिन लॉन्ग रन में सारे ही जो फैक्टर्स है वो चेंज किए जा सकते थे। ठीक है, जा सकते हैं। ऑलराइट, तो जब हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती है, उसमें तो ये जो लैंड है ये भी वेरिएबल बन जाता है बिकॉज ये चेंज हो सकता है। ऑलराइट, तो आई गेस कि इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है। So long run refers to a period in which output can be changed by changing all factors of production। Long run क्या हो गया, long run एक ऐसा पीरियड हो गया जिसमें कि आउटपुट चेंज हो सकते हैं by
चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम चेंज कर रहे हैं। लॉन्ग रन इज अ पीरियड दैट इज लॉन्ग इनफ फॉर द फर्म टू एडजस्ट ऑल इट्स इनपुट अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन कंडीशन, ठीक है। लॉन्ग रन जो पीरियड है वो इतना लॉन्ग होता है, ऑलराइट, वो इतना लॉन्ग होता है कि जो सारी फर्म्स हैं वो एडजस्ट कर ले उसके सारे ही इनपुट्स को, किसके अकॉर्डिंग, जो चेंजिंग कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग, ओके। जैसे ही जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जैसे भी कंडीशन चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है फर्म्स जो हैं वो अपना पूरा जो प्रोडक्शन फंक्शन है, अपना जो पूरा ये इनपुट्स आउटपुट्स ये सारी चीजें हैं, अपना जो पूरा प्रोडक्शन करने का जो तरीका है, कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है एक फर्म चेंज कर पाती है अंडर लॉन्ग रन, ठीक। सो इन द लॉन्ग रन फर्म्स कैन चेंज इट्स फैक्ट्री साइज, स्विच टू न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, परचेज न्यू मशीनरी एक्सेट्रा। लॉन्ग रन में ये सारी चीजें हो सकती है, जो फर्म है वो अपनी फैक्ट्री साइज चेंज कर सकती है, वो न्यू टेक्निक्स पर जा सकती है, वो न्यू मशीनरी को परचेज कर सकती है, सब कुछ हो सकता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो सारे ही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे हैं, वेरिएबल होते हैं नेचर में, ओके। वेरिएबल से हमें इतना समझ में आता है, वेरिएबल का मतलब ही होता है जो चेंज होता रहता है, और फिक्स्ड क्या होता है, जो चेंज नहीं होता है। तो जब हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल क्या हो गया, जो चेंज होता रहता है, ऑलराइट। तो ये होता है हमारा लॉन्ग रन का मतलब। आई गेस कि आप लोगों को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो मतलब है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद में आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। So the period is rather a functional concept which depends on production conditions. It varies from firm to firm and industries to industries. ठीक है, अब ये देखो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमारे पास में टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट की मैंने बात की क्या अभी तक शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को समझाते हुए? बिल्कुल नहीं की। तो आपको टाइम लिमिट तो ध्यान रखना ही नहीं है कि शॉर्ट रन या लॉन्ग रन में कुछ टाइम लिमिट होती होगी। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो है वो किस बेसिस पर हम जो है डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, वो हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर कुछ फैक्टर्स को हम फिक्स रख रहे हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, अगर उस टाइम पीरियड में हम नहीं चेंज कर सकते तो वो शॉर्ट रन कहलाता है, और अगर हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं तो वो लॉन्ग रन कहलाता है, ठीक है। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो है ये डिपेंड करता है फ्रॉम फर्म टू फर्म, फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है। किसी के लिए कोई टाइम पीरियड शॉर्ट हो सकता है तो किसी के लिए वही टाइम पीरियड लॉन्ग हो सकता है, ऑलराइट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर आता है वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अगर हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स आने ही है। सेम गोस कि अगर हम वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की बात आनी ही है। अब देखो वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब वो होता है जो कि चेंज हो सकते हैं इवन इन शॉर्ट रन, ठीक है। और फिक्स्ड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? वो फैक्टर्स जो कि शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते, उन्हें अगर चेंज करना है तो हमें लॉन्ग रन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। Alright, so variable factors refer to those factors which can be changed in the short run. For example, raw material, casual labor, power, fuel, etc. ठीक है। वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया? वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर्स हो गए जो कि चेंज हो सकते हैं शॉर्ट रन में। अब ये चीज मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर ही दी शॉर्ट रन में अच्छे से कि कौन से फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, कौन से को हम नहीं कर सकते हैं। तो आई गेस कि वो अब आप लोगों को क्लियर भी होगा, ठीक है। बस याद रखना वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो शॉर्ट रन में भी चेंज हो सकते हैं, ऑलराइट। लॉन्ग में तो होंगे ही होंगे लेकिन शॉर्ट में जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हमने लिखा रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल, ये सब कुछ, ठीक। फिर आता है फिक्स्ड फैक्टर्स। तो फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से हो गए? ऐसे फैक्टर्स जिन्हें अगर हमें चेंज करना है तो हमें लॉन्ग रन की ही जरूरत पड़ेगी। वो होते हैं क्या? वो होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है। तो फिक्स्ड फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे या फिक्स्ड फैक्टर्स जब हम लिखेंगे तो उसका मतलब कि वो फैक्टर्स जो कि लॉन्ग रन में चेंज हो सके। सो फिक्स्ड फैक्टर्स रिफर टू दोज फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन, ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर क्या होगा? वो फैक्टर होगा जो कि शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते हैं, ओके। तो जब इस चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं तो जब अगर हम शॉर्ट रन के बेसिस पर कर रहे हैं
तो वो ज़्यादा अच्छे से हम उसे डिफाइन कर पाते हैं. सो फिक्स्ड फैक्टर्स रेफर टू दोज फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन. फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा. अब ये जो सारी चीजें हैं ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकती है ना, तो इसलिए ये सब कुछ क्या हुई, ये हुई फिक्स्ड फैक्टर्स. सो फिक्स्ड फैक्टर जो है चेंजेस इन लॉन्ग रन. ऑलराइट, ओनली इन लॉन्ग रन. यहाँ पर जो है इधर ये एक टर्म और लिख लो, चेंजेस ओनली इन लॉन्ग रन. इफ वी वांट टू चेंज फिक्स्ड फैक्टर तो हमें जो है लॉन्ग रन में ही चेंजेस लाने, मतलब कि वो जो है लॉन्ग रन में ही चेंजेस आ सकते हैं उनमें. ऑलराइट, तो ये होते हैं आपके फिक्स्ड फैक्टर. आई गेस कि फिक्स्ड और जो वेरिएबल फैक्टर का कंसेप्ट है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा. फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है शॉर्ट रन पढ़ा, लॉन्ग रन पढ़ा, ठीक है. अब जब हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं ना तो कुछ खास न्यू नहीं आने वाला है यहाँ पर. जो हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पढ़ के आए वही जो है वो हमारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन बनते हैं. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो अब फ्रेम होने वाले हैं इनसे, ठीक है. अब जो इसके अंदर का मतलब होगा ना वो भी बहुत कोई चेंज नहीं हुआ है. जो हमने शॉर्ट रन में पढ़ा सेम टू सेम हमें यहाँ पर लिखना है. बस क्या हो जाएगा कि ये एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ऐसा जो है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं. और लॉन्ग रन में हम क्या लिखेंगे कि सारे ही जो फैक्टर्स है वो चेंज हो सकते हैं, सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल नेचर के होते हैं उस टाइम पर, ठीक है. तो सबसे पहले जो हमारा टाइप आता है वो कौन सा हो गया, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप. इसका जो अदर नेम है वो क्या हो गया, वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप. ये भी आप लोगों को याद रखना है. सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन refers to a situation when output is increased by changing only one input while keeping other inputs unchanged. ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गया, ये वो सिचुएशन है जिसमें कि आउटपुट चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट को चेंज करने से. बाकी के जो इनपुट्स हैं वो कैसे रहते हैं, बाकी के इनपुट्स जो है वो अनचेंज्ड रहते हैं. देखो हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है ऑलरेडी. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ा क्या होता है, आउटपुट और इनपुट के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट और इनपुट टर्म आया. उसके बाद में शॉर्ट रन हमें पता है क्या होता है, इसमें वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं और फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं. मतलब कि वेरिएबल इनपुट्स एंड फिक्स्ड इनपुट्स हो गए. तो ये जो हम बोल रहे हैं ओनली वन इनपुट, तो ये वन किसको सिग्निफाई कर रहा है, वेरिएबल को. जो फिक्स्ड इनपुट है वो फिक्स्ड रहेंगे और जो वेरिएबल इनपुट है वो होंगे चेंज, ठीक है. तो जब हम सिर्फ वेरिएबल इनपुट्स को चेंज कर रहे हैं या फिर हम बोलें कि जब हम बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता है बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल इनपुट्स, तो फिर ऐसे जो प्रोडक्शन है इसे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद में हम देखें क्या, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन सीधी सी सिंपल सी बात है कि ये वो प्रोडक्शन फंक्शन हो गया जिसमें कि आउटपुट चेंज हो सकता है बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या हम बोले ऑल द इनपुट्स, ठीक है. बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो भी करना है, मतलब कि अगर आउटपुट को इंक्रीज करना है तो हम क्या बोलेंगे कि आउटपुट इंक्रीज हो सकता है बाय इंक्रीजिंग ऑल द इनपुट्स, ठीक है. तो ऐसे जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है इसे हम बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है. सो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन refers to a situation when output is increased by changing all the inputs simultaneously in the same proportion. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गया, ये वो फंक्शन है जिसमें कि आउटपुट जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है किस चीज से, बाय चेंजिंग ऑल द इनपुट साइमल्टेनियसली, ठीक है. सारे ही इनपुट्स को हम साइमल्टेनियसली चेंज करेंगे इन द सेम प्रोपोर्शन. ये याद रखना है कि जब हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं ना तो इसमें सेम प्रोपोर्शन हम बोल रहे हैं कि हम जो इनपुट्स है ना वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं. इसीलिए इसका जो अदर नेम है वो आया है कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप. कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो सारे ही जो इनपुट्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम इसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप कहते हैं,
ठीक है। तो आई गेस कि ये जो हमारे दोनों ही टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, ये दोनों ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या टॉपिक है वो पढ़ते हैं। तो आगे वाला टॉपिक आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो, दो टर्म्स जो है ना वो अलग अलग होते हैं। कौन कौन से? एक प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्शन होता है। तो दोनों का जो मतलब है ना वो भी डिफरेंट होता है। प्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन का मतलब है एक प्रोसेस, ठीक है। किस चीज की प्रोसेस? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लो ये जो पेन है, इसे बनाने की प्रोसेस जो होगी, इस पेन को बनाने के लिए जो भी इनपुट्स लगे, उनमें जो भी प्रोसेसिंग करनी पड़ी, ये सारी चीजें जो है ये क्या हुई? ये सब कुछ हुआ प्रोडक्शन। और जब वो प्रोडक्शन है तो फिर प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है ये जो फाइनल गुड बन के आ रहा है, ठीक है। ये पेन जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, मैं मार्केट में जाकर इस पेन को परचेज कर रही हूँ, तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सारी प्रोसेसेस अंडरटेक की जाती है वो होती है क्या? प्रोडक्शन। और वो सारे आइटम्स, वो सारे आउटपुट्स जो कि अवेलेबल हैं डायरेक्टली, हम लोग जिन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट, ठीक। तो आई गेस कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर होगी। सो प्रोडक्ट और आउटपुट refers to the volume of goods produced by a firm or an industry during a specified period of time, ठीक है। प्रोडक्ट या आउटपुट क्या होता है? इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, वो पूरा वॉल्यूम ऑफ गुड्स जो कि फर्म ने प्रोड्यूस किया है या फिर एक इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक कोई स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पर जो है ये प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है। तो उसे जो है हम बोलते हैं प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि एक जो फर्म है वो टोटल कितने प्रोडक्ट्स बना रही है, तो टोटल कितने आउटपुट्स बना रही है, वो होते हैं क्या? आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आई गेस कि ये क्लियर है। अब इसके बाद में आता है स्टूडेंट्स टाइप ऑफ प्रोडक्ट। क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं? तो देखो बेसिकली 3 टाइप्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ये टोटल, एवरेज और मार्जिनल, ये चीजें हम लोगों ने जो है प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ी है। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था तो उसमें हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी पढ़ी थी। अब यहाँ पर यूटिलिटी ना पढ़कर हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दैट इज टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है, जब मैंने डिटेल में भी ये सारी चीजें समझाई थी तब भी बोला है, जब इसके प्रीवियस वाले चैप्टर समझाए थे तब भी बोला है कि जब ये तीनों वर्ड आए ना, टोटल, एवरेज और मार्जिनल, तो वैसे तो इनका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वही यहाँ पर भी होता है, इकोनॉमिक्स में भी। लेकिन अगर कभी कोई एक्सेप्शनल केसेस बात वाली अलग होती है, तो अगर ये इकोनॉमिक्स में आ रहा है, ठीक है, हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर हम बताएं तो अगर इकोनॉमिक्स में ये तीनों टर्म्स आ रहे हैं, ये तीनों वर्ड्स आ रहे हैं और इनके आगे कोई भी जो है हमारे क्या लग रहे हैं? सफिक्स लग रहे हैं। प्रोडक्ट हो गया, यूटिलिटी हो गया, कुछ भी चीज हो गई, तो उससे जो है बस वो आगे का जो कंसेप्ट है वो चेंज होने वाला है, बाकी इन तीनों का मतलब सेम रहने वाला है, ठीक है। जब टोटल की हम बात करें तो यहाँ पर टोटल का मतलब तो आप लोगों को पता है, ऑल, ठीक है। सारे ही प्रोडक्ट्स जो होंगे वो क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट होगा। जब हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज जो है वो हमें क्या बताता है? किसी भी चीज का पर यूनिट जो है वो एवरेज बताने वाला है। और मार्जिनल क्या बताता है? मार्जिनल बताता है एडिशनल, अगर आपने कुछ भी किया है तो, ठीक है, एडिशनल यूनिट का क्या इफेक्ट हुआ है वो हमें मार्जिनल बताता है। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं ये आप लोगों को क्या रखने हैं? याद रखना है। अब बात करें हम टोटल की, टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट होते हैं जो सारे गुड्स जो हैं बनाए गए हैं बाय अ फर्म, टोटल जो आउटपुट है, ठीक है, वो होता है क्या? प्रोडक्ट। अब जब मैं टोटल प्रोडक्ट की बात कर रही हूं तो क्या मतलब हो गया? सारे ही प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक फर्म ने या एक इंडस्ट्री ने जो सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया है, जो सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके टोटल प्रोडक्ट। सो टोटल प्रोडक्ट refers to the total quantity of goods produced by a firm during a given period of time। यहाँ पर पीरियड लिख लेना, वो सिर्फ गिवन ऑफ टाइम है तो उसको गिवन पीरियड ऑफ टाइम करना विथ गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, जो सारी क्वांटिटी है गुड्स की जो कि प्रोड्यूस की गई है बाय फर्म्स,
ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है, जो गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उनकी हेल्प से एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में कितने प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं वो कहलाता है क्या, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। सो ऑल्सो नोन एज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, दैट इज टीपीपी, और टोटल रिटर्न और टोटल आउटपुट। कि जो आपका टोटल प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, उसे हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं, या फिर टोटल रिटर्न भी कहते हैं, या फिर टोटल आउटपुट भी कहते हैं। ये तीनों ही जो टर्म्स है ना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि टोटल प्रोडक्ट के अलावा और उसे किस नेम से जाना जाता है। ऑलराइट, तो आई गेस कि टोटल प्रोडक्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था। फिर आता है क्या, एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, पर यूनिट। अब किस चीज का पर यूनिट, तो देखो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट जो है वो अभी हम लोगों ने टोटल प्रोडक्ट में देखा, हम क्या देख रहे हैं कि जो गिवन नंबर ऑफ या क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स गिवन है उसके जो है करस्पॉन्डिंग हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो होता है टोटल प्रोडक्ट में, है ना। तो अब वही चीज हो गई कि जितने इनपुट्स है उन इनपुट्स में पर यूनिट ऑफ इनपुट्स में आपका कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि हर एक जो यूनिट ऑफ इनपुट है वो आपको कितने यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, ये होगा क्या, आपका एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। पर यूनिट चीज हमें बतानी होती है, तो पर यूनिट में हम क्या बता रहे हैं कि जितने आप इनपुट यूज कर रहे हो तो वो पर यूनिट ऑफ इनपुट जो है वो कितने यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। सो द एवरेज प्रोडक्ट रिफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। क्या बता रहा है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, मतलब कि हर एक जो वेरिएबल इनपुट है वो कितने आउटपुट का प्रोडक्शन कर पा रहा है। So average product, that is AP, is equals to total product divided by units of variable factor, ठीक है। जो एवरेज प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जितने भी वेरिएबल फैक्टर है, जैसे कि मान लो कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो है 50 यूनिट्स का, और इन 50 यूनिट्स को बनाने के लिए 10 वेरिएबल फैक्टर्स लगे थे, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 5। ये जो है आपका एपी आया, एवरेज प्रोडक्ट आया, जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं, जिससे कि हम क्या जो है इन्फर कर सकते हैं इस 5 से हम ये इन्फर कर रहे हैं कि जो पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है वो 5 यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये चीज हमें इससे समझ में आती है। Alright, so also known as average physical product APP और average return, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट को हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज रिटर्न भी कहते हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अब टीपी इन टर्म्स ऑफ एपी की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखो सिंपल सी चीज है, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। जो हम अगर एपी के थ्रू अगर हमें, मतलब कि एपी अगर हमें निकालना था टीपी से, तो हमने क्या किया था, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यूनिट्स ऑफ इनपुट, ठीक है। तो अब अगर मैं इस इनपुट को अपने एपी के पास ले जाऊं तो मुझे टीपी मिल जाएगा, तो इस वे में जो है हम अपना टीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि एवरेज प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया। अब बात आती है मार्जिनल प्रोडक्ट की। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एडिशनल यूनिट, ओके, एडिशनल यूनिट की बात हो रही है, एक एडिशनल यूनिट। तो अब मार्जिनल प्रोडक्ट से हमें क्या समझ में आएगा, प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनपुट चाहिए और इनपुट का ही रिलेशन हमें बताना है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का सीधा सीधा मतलब ये हो जाएगा कि अगर कोई एडिशनल यूनिट जो है वो इनपुट की आ रही है, या अगर हम बोलें कि इनपुट की अगर एक और यूनिट अगर आ रही है हमारे पूरे इस प्रोडक्शन फंक्शन में, तो फिर कितने यूनिट से आपका आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कि एक एडिशनल यूनिट से कितने यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है आपका इंक्रीज हुआ है, वो बताता है क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। इसे अगर हम बिल्कुल ही अच्छे से लिखना चाहें तो इस वे में लिखेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट रिफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, दिस रिफर्स टू एडिशनल टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, ठीक है।
टोटल प्रोडक्ट कितने से इंक्रीज हो जाएगा अगर आपकी जो इनपुट है वो 1 यूनिट से इंक्रीज हो रही है। तो जैसे कि मान लो पहले जो है 10 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर थे हमारे पास में, ठीक है, अब जो है क्या हो गए 11 फैक्टर्स हो गए, 11 वेरिएबल फैक्टर्स हो गए, एक और उसमें ऐड ऑन हो गया। तो जब 10 थे तब 50 यूनिट्स हमारा टोटल प्रोडक्ट था, तो अब 11 के होने पर कितना है आपका टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो कि 11 के होने पर जो है हमारा 60 हो गया, क्या जो आपका एडिशनल उसमें मतलब कि जो टोटल प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है। मतलब कि इससे मुझे ये मैं इन्फर कर रही हूँ कि जब 10 यूनिट्स हैं वेरिएबल फैक्टर के तो 50 यूनिट्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट, सॉरी 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, दैट मीन्स 50 क्या हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया। अब मैं बोल रही हूँ कि एक और एडिशन हुआ किसमें, आपके वेरिएबल फैक्टर में। अब 10 नहीं, अब 11 जो है ये 11 यूनिट्स हमारे वेरिएबल फैक्टर की, तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि 60 यूनिट्स ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब एडिशनल कितना हुआ स्टूडेंट्स, देखो 10 से 11 गया, एक ही यूनिट बढ़ा ना वेरिएबल फैक्टर का, तो लेकिन उससे आउटपुट पर क्या इफेक्ट हुआ, आउटपुट जो है वो 10 यूनिट से बढ़ा, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा 10। 10 क्यों हुआ, बिकॉज वो ये बता रहा है कि एक जो एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट आपने बढ़ाई है उसकी वजह से जो आपका आउटपुट है वो 10 यूनिट से बढ़ रहा है। ऑलराइट, तो ये चीज हमें समझ में आती है मार्जिनल प्रोडक्ट से, ठीक है। सो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, दैट इज MPN इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1, ठीक है। अब MPN क्या हो गया, अब ये वाला जो है ये हो गया हमारा MPN, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो हमारी सेकेंड यूनिट, इसके अगर निकालना है मुझे तो मैं कैसे निकालूंगी, ये जो हमारी लास्ट वाली यूनिट है इसमें से इसकी प्रीवियस वाली यूनिट को माइनस करके, दैट इज 60 माइनस 50 मैंने कर दिया, तो मेरा जो MP है वो कितना आ गया, वो आ गया 10 यूनिट्स का। तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कैसे 10 यूनिट्स आया, इसमें आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। ऑल्सो नोन एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, MPP और मार्जिनल रिटर्न, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने टोटल फिजिकल प्रोडक्ट पढ़ा वैसे ही यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ओके। टोटल रिटर्न था वैसे ही यहाँ पर क्या है, मार्जिनल रिटर्न है। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। आई गेस की मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट, ये तीनों ही जो हमारे कंसेप्ट हैं, ये तीनों ही कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने सीखा कि MP जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TP। अब हम जो है स्टूडेंट्स और पढ़ते हैं कि और कैसे जो है हम MP को फाइंड आउट कर सकते हैं और TP को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों चीजें देखते हैं। तो देखो अब MP में आपको दिया है, उसे फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला, चेंज इन टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज चेंज इन TP डिवाइडेड बाय चेंज इन N। अब देखो मैंने बोला कि हमारे पास में, मैंने आपको दो वही सिचुएशन दी कि दो टाइम की मैं आपको बता रही हूं, जब 10 जो है क्या है आपका वेरिएबल फैक्टर, इसे हम वेरिएबल फैक्टर लिख दूं मैं यहाँ पर, और ये हो गया क्या हमारा टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब 10 है वेरिएबल फैक्टर तो आपका टोटल प्रोडक्ट कितना था, 50 था, और जब 11 वेरिएबल फैक्टर है तो टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, 60 आ गया। अब जो चेंज इन वेरिएबल फैक्टर है स्टूडेंट्स वो कितना है, 11 माइनस 10 में करूं तो चेंज निकल जाएगा, दैट इज ये हो गया आपका 1, ओके, डिनोमिनेटर में 1 आ गया। और क्या निकालना मुझे, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, तो वो 50 और 60 है, तो 60 में से 50 को माइनस कर दो तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, ये आ गया हमारा 10। तो आपका जो MP है वो अल्टीमेटली क्या आया, वो आया 10, ठीक है। अब उसके बाद में हम अगर TP का रिलेशनशिप बताएं, TP को हम फाइंड आउट करना बताएं किससे, MP से, तो हम कैसे बताएंगे, TP इज समीशन ऑफ MP। TP क्या है, MP का समीशन है, that is TPN is equals to MP1 plus MP2 plus MP3 plus MP till MPN जितने भी होंगे। अब जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर जो है हमारा MP कितना था स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा MP आया था 10, इस वाली जगह पर हम नहीं बता सकते क्योंकि उसके पहले का TP हमें पता नहीं है। नेक्स्ट वाला बता दूं, यहाँ पर देखो जैसे कि वेरिएबल फैक्टर एक और हमने इंक्रीज किया, अब मान लो कि यहाँ पर जो हमारा TP है वो 65 है,
ठीक है, मान लो, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपका एमपी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर वो 65 है तो क्या करना है, सीधा सीधा ये जो लास्ट वाला है उसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। इतना ये वाला फॉर्मूला यूज करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको टीपी दिया तो आप एमपी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जो नीचे वाला नंबर है उसके जस्ट प्रीसीडिंग वाला माइनस कर दो तो आपका एमपी आ गया। ये नीचे वाला है, इसका जस्ट प्रीसीडिंग वाला माइनस कर दें, दैट इज 65 माइनस 60 कर दें, कितना आ गया, ये आ गया आपका 5, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि हमारा एमपी कितना आया, हमारा एमपी आया है 5। ऑलराइट, तो ये क्या हुई, ये हुई हमारी एमपी। नाउ हमें बोला गया है कि अगर मुझे टीपीएन निकालना है तो मुझे MP1 प्लस MP2 प्लस MP3 करना होगा। अब देखो यहां पर अगर मैं इस वे में प्लस करूं तो ये कितना आ रहा है, ये तो 15 आ रहा है, बिकॉज हमने स्टार्ट ही 10, 11, 12 से किया। अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर लेती 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर मैं इनको प्लस करती ना तो हमें क्या मिलता, हमें मिलता अपना टीपी, ठीक है। तो इस वे में जो है फाइंड आउट करते हैं अपन अपना टीपी और एमपी। ऑलराइट, क्या करना होता, अब अगर मुझे निकालना है, ये 10 यूनिट है ना, तो मैं इस इधर समझो कि यहां तक जो है एमपी आपका 50 आया होगा, तो 50 प्लस 10 60 होगा, और 60 प्लस 5 65 होगा। अब ये चीज आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है ही, हम लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। एंड इसे जो है स्टूडेंट्स हम लोग अपना जो आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें कि हम लोग अनसॉल्व प्रैक्टिकल जो सॉल्व करेंगे उसमें भी हम लोग देखेंगे, तो उसमें भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इवन इसी वीडियो में आगे जब हम अभी आगे शेड्यूल देखेंगे, लॉज वगैरह पढ़ेंगे, तब भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूंगी कि देखो ऐसा ऐसा होता है, तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं इसलिए नहीं बता पाई बिकॉज हमने जो वेरिएबल फैक्टर्स थे वो 10, 11, 12 ऐसे लिए थे, इसलिए जो वो है पूरा हमारा मैच नहीं हो पा रहा था। ऑलराइट, तो आई गेस कि इतनी चीज जो है आप लोगों को क्लियर है। आपका ये जो हमारा पूरा कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट है, जो टाइप्स ऑफ हमारे प्रोडक्ट हैं, ये आप लोगों को क्लियर है। टीपी, एमपी और एपी जो है ये अच्छे से क्लियर है। ऑलराइट, फिर आगे चलते हैं। अब आगे आता है स्टूडेंट्स हमारे पास में एक लॉ, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, ठीक है, या फिर इसे हम जो है क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट लॉ है, जो कि पता होना चाहिए हमें। ये जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप जितने भी लॉज पढ़ते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डिफिकल्ट एक भी लॉ नहीं है, बिल्कुल लॉजिक के साथ में चलते हैं सारे लॉ, तो उसमें जो है आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी भी नहीं होने वाली है इसे याद रखने में। राइट, तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस क्या होता है। So returns to a factor refers to the resultant increase in the total product that is written, इसे हम return भी बोल सकते हैं, when only variable factor is increased keeping all other factors fixed। ठीक है, देखो उसके नेम से समझो, returns to a factor, एक जो फैक्टर है उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है। ओके, मतलब कि एक फैक्टर को अगर आपने एम्प्लॉय किया है तो उसके रिटर्न में आपको कितने आउटपुट मिल रहे हैं, ये होता है रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू फैक्टर क्या बोल रहा है, रिटर्न्स टू फैक्टर बोल रहा है कि जब सिर्फ एक वेरिएबल इंक्रीज हो, ठीक है, या हम बोले कि जब सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स फिक्स्ड, तो इस इंक्रीज की वजह से जो रिटर्न है उसमें कितना इंक्रीज होता है, रिटर्न मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो कितना इंक्रीज होता है, ये कहता है हमारा रिटर्न्स टू फैक्टर, या ये जो है रिटर्न्स टू फैक्टर का क्या होता है, मतलब होता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न और लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर और लॉ टू वेरिएबल फैक्टर। ये जो सारे नाम है ये आप लोगों को याद होने चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी जो है ना एक स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए सीधा जो सबसे फेमस नेम है वो ना लेकर दूसरे नेम ले लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो सारे ही नेम्स है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। अभी तक हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है, ठीक है, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब समझा है कि होता क्या है, इसलिए इसे आपको क्या नहीं मानना है, अपनी स्टेटमेंट नहीं मानना है, भी स्टेटमेंट जो है वो आगे आएगी हमारे पास में। So law of variable proportion और LVP is one of the most important laws of production। ठीक है, ये क्या है, one of the most important law है production का। It shows the nature of rate of change in output due to change in only one variable factor of production। ठीक है, ये जो आपके law of variable proportion है ये क्या बताता है, ये बताता है
कि जो क्या नेचर है, ठीक है, किस चीज का, रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट, अगर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज हो तो, ठीक है, मतलब कि अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में आपका जो आउटपुट है वो कैसे चेंज हो रहा है, वो कितना चेंज हो रहा है, वो किस नेचर में हमें उसे चेंज दिख रहा है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है, क्या वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, क्या चल रहा है उसमें, ये जो है ये हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से पता चलता है, ठीक है। तो अब जो है हम फाइनली क्या पढ़ लेंगे, अपनी एलवीपी की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं और आगे जो है उसका प्रॉपर एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है। Now, law of variable proportion states that as we increase quantity of only one input, keeping other inputs fixed, total product initially increases at increasing rate, then at a decreasing rate and finally at a negative rate. क्या बोल रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोल रहा है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करें, ओके, और जो फिक्स्ड फैक्टर है अगर वो फिक्स्ड ही है तो फिर ऐसे केस में जो टोटल प्रोडक्ट है वो इनिशियली तो किस रेट से इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट से, मतलब कि एक काफी हाई इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, उसके बाद में वो डिक्रीजिंग रेट से क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब कि डिक्रीजिंग रेट क्या हो गया कि अब उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं दिख रहा आपको, और फिर जो फाइनली हम बोले तो वो नेगेटिव रेट से इंक्रीज होता है। तो अब इसमें कैसे समझ में आएगा हमें, देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स कि आपका जो ये पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है वो किस बेसिस पर है, इसे अगर हम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल समझेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम पहले तो क्या कर ले, शेड्यूल के साथ में समझ लेते हैं, ये सब कुछ मैं बाद में पढ़ा दूंगी आपको, पहले हम आते हैं किस पर, शेड्यूल पर, ठीक है। अब ये शेड्यूल आया, इसमें हमें ये बोला गया है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में होता क्या है, जो फिक्स्ड फैक्टर है ना वो फिक्स्ड रहने वाला है, ठीक है। तो हमने लिया फिक्स्ड फैक्टर दैट इज लैंड इन एकर्स, हमारा जो लैंड है वो फिक्स्ड है 111 एकड़ है, ठीक है। उसके बाद में ये आता है किस पर, वेरिएबल फैक्टर की बात। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये बोलता है कि आपको फिक्स्ड फैक्टर को तो फिक्स्ड रखना है, लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या होगा, वो होगा इंक्रीज, मतलब कि आपके जो वेरिएबल इनपुट्स हैं वो बढ़ते हुए आपको दिखना चाहिए। हमने वेरिएबल फैक्टर में क्या लिया है, लेबर लिया है, तो वो पहले एक लेबर था, फिर 2 थे, 3 4 5 6 ऐसे जो है हमारे लेबर्स बढ़े। अब आपका जो क्या है, आपका जो लॉ है वो क्या बोल रहा है कि इनिशियली जब आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो, टोटल जो आपके फिक्स्ड फैक्टर है उसे फिक्स्ड रखकर, और जो वेरिएबल फैक्टर है अगर आप उसे बढ़ा रहे हो तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है ना वो इनिशियल रेट से, वो इनिशियली जो है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। अब ये जो रेट है आपको कैसे समझ में आएगा, ये हमें समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ एमपी, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट से कैसे समझ में आएगा, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि हम एक एक फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं, तो इस एक एक फैक्टर के बढ़ने से आपका जो टोटल आउटपुट है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है वो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट से ही समझ में आने वाला है। तो देखो हमने टोटल प्रोडक्ट लिया 10, 30, 45, 52, 52 एंड 48, ठीक है। तो देखो इनिशियली जो है कितने का गैप हमें दिख रहा है कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो सीधा सीधा यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट डबल इंक्रीज हुआ है ना, एक पर्टिकुलर इनपुट्स के बढ़ने से आपको जो है पूरा 20 यूनिट्स का क्या दिख रहा है, एडिशनल जो है इंक्रीज दिख रहा है। फिर उसके बाद में हम देखें तो देखो पहले तो आपका एमपी बढ़ा, फिर एमपी डिक्रीज होने लगा, अब ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट है, 1570 डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ना, और फिर जो है वो नेगेटिव रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं टोटल प्रोडक्ट को देखूं तो टोटल प्रोडक्ट तो मुझे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और एट दी एंड जब वो उसके मैक्सिमम पर पहुंचता है उसके बाद में वो डिक्रीज होता है। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखो सिंपल सा रीजन है, आपके पास में फिक्स्ड फैक्टर कैसा है, फिक्स्ड है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। स्टूडेंट्स अगर इस पर एक 1 एकड़ ऑफ लैंड पर 1% प्रोडक्शन कर रहा है, मान लेते हैं कि इस पर जो है आपके इन टोटल 5 लोग काम कर सकते हैं, ठीक है।
आपके इस 1 एकड़ ऑफ लैंड पे 5 लोग काम कर सकते हैं। अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो हाँ आपको जो है थोड़ा क्या दिखेगा कि हाँ आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। देखो उसके बाद तो वो डिक्रीज होने लगेगा, बट 5 लोग भी नहीं तो चलो मानते हैं कि 3 लोग अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब जब एक ही इंसान 1 एकड़ ऑफ लैंड पर वर्क कर रहा है तो वो तो अपनी फुल कैपेसिटी से वर्क कर रहा है, लेकिन वो जो लैंड है वो इतना बड़ा है कि वो उससे जो है ज्यादा आउटपुट नहीं आ रहा, बिकॉज एक ही पर्सन है। ठीक है, ये जो लैंड है इसके लिए एक पर्सन सफिशिएंट नहीं है। ऑलराइट, तो फिर इसमें जो है एक और पर्सन आया, तो अब ये पूरा लैंड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऑलराइट, अब जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो दोनों ही अपने फुल लेवल पर वर्क कर रहे हैं, तो दोनों ही जो है उनके वर्क से जो आपका टोटल आउटपुट है वो बढ़ गया, 10 से वो सीधा 30 पर आ गया। अब जब देखो जब तक एक ही पर्सन काम कर रहा था तो उसके पास में कोई कंपटीशन भी नहीं था, लेकिन जैसे ही एक और पर्सन आया तो उसके पास भी कंपटीशन आ गया। उसने सोचा कि नहीं, मुझे जो है ज्यादा अच्छा क्या करना है, मुझे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, तो मैं ज्यादा अच्छे से वर्क करूं। और साथ ही साथ में जो एक पूरे लैंड पर जो एक पर्सन सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था, तो वो वाली जो हमारी एक कंडीशन है वो भी खत्म हो गई। राइट, कि अब जो है 2 लोग यहाँ पर वर्क कर पाएंगे अच्छे से, जो है हाफ हाफ हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद में हमने एक और पर्सन को बढ़ाया, हमने देखा कि यार देखो 10 से 30 चला गया टोटल प्रोडक्ट, तो एक और को इंक्रीज कर दें क्या, तो हो सकता है हमारा और अच्छा रिटर्न मिले। तो अब जो है इस लैंड के 3 पार्ट्स कर देते हैं हम। ओके, ये कुछ हमने क्या कर दिए, 3 पार्ट्स कर दिए इस पूरे लैंड के। अब 3 पार्ट्स में अब तीनों ही लोग जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं। अब कंपटीशन और बढ़ता जा रहा, तो ये फर्स्ट सेकेंड को लग रहा है कि नहीं, हमें और ज्यादा लोगों को भी तो नहीं चाहिए, हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा ना। अब जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो वैसे वैसे जो है उनका जो प्रपोर्शन है वो भी कम होता जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, हम भी अच्छे से काम करें। तो फिर से जो है हमें इंक्रीज होता हुआ क्या दिखा, हमारा टोटल प्रोडक्ट। अब जो ओनर है उसने सोचा अच्छा 3 हुए तो और प्रोडक्ट बढ़ा, तो चलो मैं और बढ़ा देता हूं। उसने किया क्या, 4 लोगों को एम्प्लॉय कर दिया। ठीक है, अब 4 लोगों को किया तो अब यही लैंड अब जो 3 में था वो 4 में हो गया। अब देखो जो लैंड का प्रपोर्शन है वो कम होता जा रहा है, साथ ही साथ में जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी सोचेंगे कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, दूसरा भी तो है वो कर ले, या जब दूसरा इतना नहीं कर रहा है तो मैं अकेला इतना मेहनत क्यों करूं, सबको वेजेस तो सेम ही मिल रहे हैं, कौन सा मुझे ज्यादा अच्छा काम करने के ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, है ना। तो ये पर्टिकुलर केस भी आ रही है। तो मतलब कि सब लोग काम तो कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब कि कर भी रहे हैं, प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट आपको बढ़ता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन उतना भी जो है अगर हम इस बेसिस पर देखें तो उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। ठीक है, यहां से तो ठीक है मुझे दिख रहा है कि हाँ टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो टोटल जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपको पहले तो इंक्रीज होता हुआ दिखा, फिर वो डिक्रीज होता हुआ। और डिक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं ना वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। अब वही जब 4 से 5 गए तो आपके टोटल प्रोडक्ट में आपको इंक्रीज देखने को मिला ही नहीं, बिकॉज ये एक सेम 1 एकड़ ऑफ लैंड पे उतना ही प्रोडक्शन हो सकता है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं सकता। अब चाहे आप बढ़ाते जाओ लोगों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज, इनके अंदर ही अंदर जो है ग्रुप्स बनने लगते हैं, अंदर ही अंदर जो है बहुत सारा कंपटीशन आ जाता है, या फिर ऐसे हो जाता है कि व्हाई शुड आई डू ऑल दी वर्क। ठीक है, क्यों, मैं क्यों करूं ये काम, वो दूसरा है वो कर देगा, या डांट पिटेगी तो सबको खानी है, मैं क्यों करूं, मुझे ज्यादा काम करने से क्या मिलने वाला। ऐसी वाली जो सिचुएशंस है, ऐसे वाले जो सिनेरियोज है वो क्रिएट होने लगते हैं। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने के बाद भी टोटल प्रोडक्ट नहीं बढ़ता है। और अगर फिर भी हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहे स्टूडेंट्स, तो इस 1 एकड़ ऑफ लैंड की जो उतनी यूटिलिटी नहीं कि इस पे 6 लोग काम कर सके। जब 6 लोग काम करने के लिए आए तो जो टोटल प्रोडक्ट है फिर वो हमें डिक्रीज होता हुआ दिखने लगा। ये 0 तो नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, अब डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना है। अगर वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो तो उसके साथ साथ में उतना अगर फिक्स्ड फैक्टर भी बढ़ता तो ठीक है, आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखता रहता। लेकिन ये चीज हो ही नहीं रही है। आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है वो तो फिक्स्ड है और वेरिएबल फैक्टर जो है सिर्फ वही इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए जो है ये पर्टिकुलर चीज होती है कि पहले जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है,
फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है और फाइनली जो है वो नेगेटिव रेट से इंक्रीज होता है, मतलब कि वो जो है नेगेटिव चला जाता है, मतलब अब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हमने फाइंड आउट कैसे किया, हमें पता है टोटल प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, 10 माइनस, अब ऊपर वाला 0 हमने अज्यूम कर लिया इसलिए ये क्या आ गया आपका 10, ठीक है। अब ये 30 माइनस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। फिर 45 माइनस 30 कितना हो गया आपका 15 आया। 52 माइनस 45 आया आपका 7। 52 माइनस 52 कितना आ गया 0 और 48 माइनस 52 कितना आ गया, यह आ गया आपका -4। तो इस वेज में जो है, इस तरह से जो है हम टोटल प्रोडक्ट से क्या निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि जब शेड्यूल आएगा स्टूडेंट्स तब मैं आपको बता दूंगी कि मार्जिनल प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो देखो सिंपल सी एक वो लो कि ये हमारा एमपी दिया है 10, तो एज इट इज ये यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, क्या होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट होता है समीशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट। सो 10 प्लस 20 ये कितना आ गया 30, ठीक है। अब 10 प्लस 20 प्लस 15 कितना आ गया 45। अब इतना जो है बार बार इन सारे नंबर्स को ऐड करने से अच्छा आप क्या करो, ये 10 को आपने एज इट इज इधर 10 लिखा, उसके बाद में 10 प्लस 20 कितना आ गया, यह आया आपका 30। फिर उसके बाद में 30 प्लस 15 आ गया कितना 45। 45 प्लस 7 आ गया आपका कितना 52। 52 प्लस 0 आ गया 52 एंड 52 प्लस -4 कितना आ गया 48, ठीक है। तो इस वे में जो है आप टीपी से एमपी और एमपी से टीपी पर चले जाते हो। और यहाँ पर देखो हमने जो है इसके फेजेस भी बताए कि यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर है, फिर इधर जो है क्या है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर है, डिमिनिश हो रहा है ना, तो ये क्या है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है और ये है आपका नेगेटिव रिटर्न्स टू द फैक्टर, ठीक है। तो आई गेस कि ये जो शेड्यूल है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया और जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्लियर हो गई है। अब जो हम पीछे कुछ चीजें लीव कर आए, वापस हम इन पर आ जाएं, तो देखो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये थी हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट। आई गेस कि ये क्लियर होगी आप लोगों को। फिर उसके आगे देखें तो अब जो चीजें हमारे पास में वो देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द चेंजेस इन टीपी एंड एमपी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 फेजेस। ये जो टीपी और एमपी में जो चेंजेस है वो 3 फेजेस में हम लोग कर सकते हैं। फेज 1 कौन सा होता है, टीपी राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट, दैट इज एमपी इंक्रीजेस। फेज 2 क्या है आपका, टीपी राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट, जिसमें कि हम क्या बोल रहे हैं एमपी डिक्रीजेस एंड इज पॉजिटिव। और फेज 3 क्या है, फेज 3 है टीपी फॉल्स, एमपी बिकम्स नेगेटिव। और ये चीज जो है ये हम अपने जो अपना शेड्यूल है उसमें पढ़कर आ ही चुके हैं, ठीक है, कि ये चीजें होती है। तो आई गेस कि ये भी आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर होगा। फिर आगे देखते हैं कुछ अजम्पशंस। अब देखो हर एक जो लॉ होता है उसमें कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते ही होते हैं। बिना अजम्पशंस के कोई भी लॉ को हम जो है सही प्रूव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्या अजम्पशंस है वो हम लोग देखते हैं। सो इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन एज फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। ये कहां ऑपरेट होता है, शॉर्ट रन में ऑपरेट होता है। शॉर्ट रन में क्यों ऑपरेट होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज हमें पता है कि शॉर्ट रन में ही कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। बाकी तो लॉन्ग रन में तो सारे जो है हमारे क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। लेकिन हमें जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड भी चाहिए और कुछ क्या चाहिए वेरिएबल भी चाहिए। तो इसलिए हमने बोला कि ये जो लॉ है ये कब ऑपरेट होता है, ये ऑपरेट होता है इन शॉर्ट रन, ठीक है। द लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड। जो लॉ है वो किस पर एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है सारे फिक्स्ड फैक्टर पर इंक्लूडिंग लैंड, ठीक है। हर एक जो फिक्स्ड फैक्टर है वो यहाँ पर आने वाला है। अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विथ फिक्स्ड फैक्टर। अब ये हमें पता है कि इस लॉ में क्या है कि जो डिफरेंट यूनिट्स है वेरिएबल फैक्टर के वो कंबाइन किए जा सकते हैं किसके साथ में, फिक्स्ड फैक्टर के साथ में, ठीक। फिर उसके आगे देखें, सो दिस लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में ही एप्लीकेबल है, कंजम्पशन वगैरह में जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। और ये सिर्फ प्रोडक्शन में एप्लीकेबल है, क्यों, बिकॉज प्रोडक्शन में ही जो है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, ये सारी चीजें। तो ये जो है आपका लॉ एप्लीकेबल है इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली,
Okay, so the effect of change in output due to change in variable factor can be easily determined. ठीक है, ये जो इफेक्ट है किसका, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी इजीली डिटरमाइंड। जो ये आउटपुट पर चेंज है किससे, आपके जो वेरिएबल फैक्टर का है, वो इजीली जो है डिटरमाइन किया जा सकता है। इट इज अज्यूम्ड दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। और ये अज्यूम किया जाता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या बन जाते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब कि देखो हम फिक्स्ड फैक्टर को नहीं बढ़ा रहे, हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी वो रिड्यूस क्यों होती है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर को जो है वेरिएबल फैक्टर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये इसलिए जो है हम बोल रहे हैं कि ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब अगर वेरिएबल फैक्टर जो है स्टूडेंट्स, अगर वो फिक्स्ड फैक्टर को सब्स्टिट्यूट कर पाता तो आपका टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ता जाता ना। अब कैसे सब्स्टिट्यूट कर पाता, कि जैसे कि 2 लोग बढ़े तो उस पर मैंने बोल दिया कि हाफ एकर्स ऑफ लैंड बढ़ गया या हाफ एकर्स ऑफ लैंड के बराबर हो गए, तो वो चीज नहीं हो सकती है। ठीक है, दैट इज, ये क्या है, एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ऑलराइट, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कैसी अज्यूम की जाती है, कांस्टेंट अज्यूम की जाती है। बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो फिर जो है आपका हो सकता है ना कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो आपको इंक्रीजिंग रेट से मिलने लगे, डिमिनिशिंग की जगह पर भी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं करनी है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के चेंज करने से एक डिफरेंट वे में जो है चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि जो अभी हम लोग पढ़कर आए डिमिनिशिंग रेट पर, नहीं डिमिनिशिंग भी नहीं, नेगेटिव रेट समझ लो, जो हम नेगेटिव रेट पर पढ़ने हैं तो वहां पर जो एक प्रोड्यूसर है उसको दिखा कि अब उसका जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होने लगा, तो उसने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी। तो टेक्नोलॉजी अगर वो चेंज कर देगा तो फिर हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव नहीं जाएगा, वो मतलब कि नेगेटिव रेट से इंक्रीज नहीं होगा, टीपी फॉल नहीं होगा, और फिर हमारा जो लॉ है वो इनवैलिड बनेगा, या हम बोले कि गलत प्रूव हो जाएगा वहां पे, जो कि हमें करना ही नहीं है। इसीलिए तो हम अजम्पशंस ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या अज्यूम किया कि जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज नहीं होने वाला है। Alright, so it is assumed that all variable factors are equally efficient, और ये भी assume किया जाता है कि जो सारे ही variable factors हैं वो क्या है, वो equally efficient है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक variable factor जो है वो ज्यादा efficient है, वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सारे ही variable factors हैं वो बिल्कुल equally efficient है। ठीक है, वो उसमें जो है आपको सब जो है एक प्रॉपर सेम जो रिटर्न है वो दे सकते हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो चीज है, ये जो हमारे अजम्पशंस हैं, ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिर उसके बाद में ये जो शेड्यूल है ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है पूरा। अब इसी को हम क्या करें, इसी को हम ग्राफ में देखें स्टूडेंट्स। तो ये आया हमारे पास में हमारा ग्राफ, ये है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ग्राफ। इसमें आप 2 ग्राफ देख सकते हो। 2 किस चीज के हैं, जो ऊपर वाला है वो है आपका टोटल प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने वाला, और जो ये है ये कौन सा है, ये है आपके मार्जिनल प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने वाला। ठीक है, तो आप देख लेते हैं टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों के ही। देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो तो हो रहा है इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिए गए हैं। तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो पहले 1 पर कितना था, वो पहले 1 पर था 10 यूनिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद में वो ऐसे इंक्रीज होता गया, और फिर वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। नाउ देखो एक चीज समझना स्टूडेंट्स की यहां तक जो आपको दिखेगा ना वो काफी इंक्रीज दिख रहा है, और फिर उसके बाद में यहां से उसका पेस चेंज होता है। पेस चेंज कब होता है, जब वो सेकेंड फेज में जाता है। सेकेंड फेज क्या होता है, सेकेंड फेज होता है जब वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जब टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट से स्टार्ट होता है तो वो उसका जो यहाँ पर पेस है ना वो चेंज होता है। ऑलराइट, अब वो पॉइंट जहां पर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था और फिर वो डिमिनिशिंग में चेंज होता है, दैट मींस ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमेशा याद रखना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट है जो कि हमें बताता है कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट है उसका जो फेज है वो चेंज हुआ है, फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2 में चला गया है। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें
देखें एमपी को स्टूडेंट्स, तो एमपी में हम लोगों ने देखा कि जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो यहां तक इंक्रीज हुआ, कहां तक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक जो है वो इंक्रीज होने वाला है। उसके बाद में जब टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक का जो फेज है इसमें जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो हो रहा है इंक्रीज बट डिमिनिशिंग रेट से, इसलिए जो मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ है वो आपको स्लोपिंग डाउनवर्ड दिख रहा है। दैट इज वो बता रहा है कि ये जो है ये है आपकी डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, डिमिनिशिंग इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, दैट इज ये हो गई आपकी फेज 2। अब इसमें जो है स्टूडेंट्स जो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ना, उस टाइम पर जो आपकी एमपी होती है वो किस पर होती है, वो मैक्सिमम पर होती है। ये चीज याद रखना कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, अब जब हम बोल रहे हैं कि आपका जो क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है, तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज एमपी 0 होता है ना, तो फिर आपका जो टीपी होता है वो क्या किस पर होता है, वो होता है आपके मैक्सिमम पर। ठीक है, और उसके बाद में जब टीपी डिक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब यहीं से इस पर्टिकुलर ग्राफ को अच्छे से जो है रिमाइंड कर लो, याद कर लो। जब आप इसको याद कर लोगे ना तो इससे आपका एक और चीज बहुत इजी हो जाएगी, और वो है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन योर टीपी एंड एमपी। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जब हमें बताना होगा बिटवीन एमपी एंड टीपी तो हम बहुत ही इजीली बता सकते हैं। कैसे बताएंगे कि जब टीपी, जब तक एमपी जो, चलो एमपी छोड़ो, जब हम बोल दें कि जब एमपी डिक्रीज होता है तो आपका जो मार्जिनल, जब एमपी डिक्रीज होता है तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। ठीक है, जब एमपी इज इक्वल टू 0 होता है तो टीपी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, टीपी इज इक्वल टू मैक्सिमम होता है। ये बना हमारा एक रिलेशनशिप। सेकेंड रिलेशनशिप हम बोल सकते हैं जब टीपी जो है वो फॉल होने लगता है तो जो एमपी है वो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हम एक रिलेशनशिप ये भी बोल सकते हैं कि जब तक एमपी पॉजिटिव है, ठीक है, जब तक एमपी पॉजिटिव है तब तक टीपी क्या है, टीपी राइज हो रहा है। ये चीज भी हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ से। देखो ये एमपी जो है स्टूडेंट्स यहां तक पॉजिटिव है, एमपी डिक्रीज भले ही हो रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव ना, और ये बस यहां तक ही आप देख रहे हो कि एमपी क्या हो रहा है, टीपी क्या हो रहा है, टीपी राइज हो रहा है। जब टीपी फॉल होता है तो एमपी तो नेगेटिव में चला जाता है। तो इस ग्राफ से ही हमने जो ये 3 रिलेशनशिप है बिटवीन टीपी एंड एमपी ये बता दिए। या आगे हम लोग पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इस ग्राफ से समझ में आ गए ना हमें, मतलब कि जो ग्राफ है उसकी हेल्प से हमारा जो ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है ये भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एंड आई गेस कि आप लोगों को जो है ये अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है। सेकेंड चीज ये जो हमने रिलेशनशिप एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर पढ़ ली, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो फिर अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्या रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के पीछे, ठीक है, कि क्यों जो है ऐसे ऑपरेट करता है, इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट और नेगेटिव रेट पर इंक्रीज होता हुआ हमें टीपी क्यों दिखता है, उसके पीछे के क्या रीजंस है, तो वो रीजंस देखते हैं। सो रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर दैट इज फेज 1। फेज 1 के पीछे का रीजन क्या है, सबसे पहली चीज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर। क्या हो रहा है, बेटर यूटिलाइज हो रहा है फिक्स्ड फैक्टर। पहले फिक्स्ड फैक्टर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है आपका क्या था, वेरिएबल फैक्टर था। तो जब सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर था तो वो प्रॉपरली जो है इस फिक्स्ड फैक्टर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, राइट। तो जब इसके साथ में एक और पर्सन आया ये, तो फिर अब क्या हुआ, अब ये 2 लोग मिलकर जो है इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है उससे जितना रिटर्न मिल सकता है, उससे जितना हम यूज कर सकते हैं उतना जो है उसका यूज हो पा रहा है, ठीक है। फिर जो आपका सेकेंड है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर की क्या होती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब तक ये अकेला काम कर रहा था तो ये सोच रहा था अरे यार मैं क्या काम करूं, कब तक मैं इतना काम करूं, कब ये काम खत्म होगा। लेकिन जब इसको एक साथी मिला,
चलो अब थोड़ी सी हमें सांस आई, अब जो है दोनों मिलकर काम करेंगे तो अब मेरे ऊपर भी उतना जो है बर्डन नहीं रहेगा, तो अब ये जो पर्सन है अच्छे से काम करेगा। सेकेंड चीज, एक तो उस वे में वो अच्छे से काम कर सकता है, दूसरा वे क्या हो सकता है, कंपटीशन मानकर वो अच्छे से काम कर सकता है। एक वे मैंने आपको बता दे कि एक पर्सन क्या सोच सकता है। सेकेंड वे क्या हो गया कि जब उसने देखा एक और आया तो उसको आया कि काम तो मैं भी कर रहा था ना अच्छे से, दूसरे की जरूरत क्या थी, अब दूसरे को ले आए, ठीक है मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि उसको कुछ नहीं आता है, मुझे ही सब कुछ आता है, ठीक है। तो ये सेकेंड चीज हो गई। ये कौन सी बात हो गई, ये कंपटीशन वाली बात हो गई कि इसने लिया इसको एज अ कंपटीशन, इसलिए जो है ये और अच्छे से काम कर रहा है। और जो सेकेंड वाला है वो क्या सोचेगा कि ठीक है मैं नया भली हूं, लेकिन मुझे अपना दिखाना होगा ना कि नहीं मैं इतना काम कर सकता हूं या मुझ में इतना पोटेंशियल है, तो मैं और अच्छे से काम करूंगा, मैं भी बहुत अच्छे से काम करूंगा, ताकि ये जो पहले से काम कर रहा है वो मेरे आगे ना आ पाए। तो दोनों ही जो है अपने अपने थॉट प्रोसेस से चलते हुए अपनी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली हमारा मतलब कि जो एक बेस्ट चीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, अभी देखो अभी जो है ये जो फिक्स्ड फैक्टर है ये ऐसे तो डिविजिबल नहीं है ना, ऐसे तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक ही एक पर्सन जब तक कर रहा था तो वो उतना प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा था, बिकॉज वो इस पूरे एरिया को कवर ही नहीं कर पा रहा था। तो जब दो आए तो फिर क्या किया कि अब जो ऐसे तो हम उसे अलग नहीं कर सकते, लेकिन उस पर जब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसके इन कुछ कारणों की वजह से जो है फेज 1 ऑपरेट होता है, दैट इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न हमें देखने को मिलता है। फिर आता है रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर पर क्या जो है आपका क्या रीजन है। सबसे पहले आता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। क्या होता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, जैसे कि एक उस पर जितने लोगों की जरूरत है वो लोग उन्हें मतलब कि एक फिक्स्ड फैक्टर पर जितने लोगों की जरूरत है वो डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न में ही मिल पाता है। एक चीज ध्यान रखना कि अगर हमें टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए तो वो हमें कौन से फेज में मिलता है, आपके सेकेंड फेज में, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर में जो है टीपी जो है वो अपने मैक्सिमम तक पहुंचता है, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट में तो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। डिमिनिशिंग में जो है वो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो उसके मैक्सिमम पर पहुंचता है। तो अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि टोटल प्रोडक्ट उसके मैक्सिमम पर कब रहेगा, कौन से फेज में रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए दैट वुड बी इन फेज 2, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर, ठीक है। तो अब ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर कैसे हो रहा है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ अ मशीनरी फिक्स्ड फैक्टर इज एट इट्स ऑप्टिमम यूज व्हेन 4 laborers are employed, then addition of 1 more labor will increase TP by very less amount and MP will start diminishing, ठीक है। अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है वो पूरा अच्छे से यूज हो रहा है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो अगर उस पर 4 लोग एम्प्लॉइड है तो वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हमने माना है कि एक पर्सन जो मतलब कि एक जो मशीन है अगर उस पर 4 लोग काम कर रहे हैं तो वो सफिशिएंट है, लेकिन अगर हम उस पर और बढ़ाएंगे तो फिर अब उससे कोई हमें बहुत ज्यादा रिटर्न थोड़ी मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना कि अब जो है रिटर्न बढ़ जाएगा, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो फिर अब उससे जो रिटर्न मिलने वाला है वो कोई आपका बहुत इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो है जब हम इंक्रीज पे इंक्रीज करते जाते हैं तो फिर ये जो है पर्टिकुलर सिचुएशन आती है दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न की, ठीक है। फिर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, जो आपके फिक्स्ड फैक्टर और जो आपका वेरिएबल फैक्टर है वो एक दूसरे के क्या है, वो एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। यू कांट सब्स्टिट्यूट लेबर फॉर लैंड, ठीक है। तो इसलिए भी जो है डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो आपको देखने को मिलता है, बिकॉज अगर आप आपके वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा भी रहे हो तो उसकी वजह से फिक्स्ड फैक्टर थोड़ी ना बढ़ रहा, और ना ही फिक्स्ड फैक्टर जो है वो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है फॉर दीज जो हमारे वेरिएबल फैक्टर है उनके लिए, ठीक है। इसलिए भी क्या हमें मिलता है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो है, इस रीजन से भी जो आपका रिटर्न है वो कैसा मिलेगा, डिमिनिशिंग मिलता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेबर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ कैपिटल और कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ लेबर टिल अ पर्टिकुलर लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये होगा, बट बियॉन्ड द ऑप्टिमम लिमिट, बियॉन्ड द ऑप्टिमम लिमिट मतलब कि जितना यूटिलाइजेशन हो सकता है उतने लिमिट के बाद में दे बिकम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर व्हिच लीड्स टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। एक लिमिट के बाद में वो इम्परफेक्ट
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं और इसी की वजह से जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं वो हमें देखने को मिलता है। फिर आता है रीजंस फॉर नेगेटिव रिटर्न्स टू दी फैक्टर दैट इज फेज 3। जो रीजन है किसके पीछे के, नेगेटिव रिटर्न्स के, ठीक है, कि नेगेटिव रिटर्न क्यों देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर कैसा है, लिमिटेड है। आप फिक्स्ड फैक्टर को लिमिटेड रख रहे हो और उस पर अगर आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जा रहे हो तो फिर अब आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। क्यों, बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स है ना, अब जो है आपकी लैंड का एरिया नहीं बढ़ रहा है लेकिन आप उस पर लोग बढ़ाते जा रहे हो, तो जो पुराने लोग हैं वो भी काम नहीं कर रहे, नए लोग भी काम नहीं कर रहे, क्या सोच रहे, भाई वो है तो वो कर लेगा, वो है तो वो कर लेगा, वो है मैं क्यों करूं, इतने लोग हैं कोई भी कर लेगा, इस बेसिस पे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो है नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलने लगा। ठीक है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर, जब इतने बढ़ा दोगे आप फिक्स्ड फैक्टर पे, 1 एकड़ ऑफ लैंड पर अगर आप 6 to 7 लोगों को एम्प्लॉय करोगे तो अब जो है क्या बन रहा है, पुअर कोऑर्डिनेशन बन रहा है। फिक्स्ड फैक्टर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, किसके लिए, वेरिएबल फैक्टर्स के लिए। ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो एक्सेस में हो गए फिक्स्ड फैक्टर के, तो ये जो है ये पुअर कोऑर्डिनेशन बता रहा है। और जब कोऑर्डिनेशन पुअर है तो फिर उसकी वजह से हमें नेगेटिव रिटर्न्स टू द फैक्टर देखने को मिल रहा है। डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर की क्या हुई, एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई। जो फर्स्ट वाले फेज में बड़ी ही एफिशिएंटली वर्क कर रहे थे एंथुसियाज्म के साथ में, वो यहाँ पर आकर खत्म हो गया। रीजन बीइंग कि इतने लोग आ गए, वही तो जो मैंने यहाँ पर बोला उसी को हम यहाँ पर ले सकते हैं कि सब ये सोच रहे हैं ना कोई भी कर लेगा, हम क्यों करें, हम क्यों करें, हम क्यों करें, ऐसा वाली चीज। तो इसलिए जो है क्या हो रहा है कि जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होने की वजह से भी ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन है वो अराइज हो रही है। ठीक है, तो आई गेस कि ये जो तीनों ही फेजेस के रीजंस हैं और जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है, ये सब कुछ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ऑलराइट, फिर आता है स्टूडेंट्स हमारे पास में नेक्स्ट वाला लॉ, और वो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर are employed with a fixed factor, then marginal product of a variable factor must fall. अब जो हमने अपना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में टोटल प्रोडक्ट का जो पढ़ा ना, बस वही चीज यहां पर है, लेकिन यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोल रहा है कि जब वेरिएबल फैक्टर से फैक्टर्स की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स जो है वो अगर एम्प्लॉय की जाए फिक्स्ड फैक्टर के साथ में, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो क्या होना चाहिए, फॉल होना चाहिए। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। रीजन बीइंग, जो अभी तक पढ़ता है कि आपका फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड है, वेरिएबल फैक्टर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट मिल रहा है, जो एडिशनल प्रोडक्ट मिल रहा है, वो पुराने वाले से हमें कम मिलता जाएगा। ठीक है, रीजन सब सेम है, बस यहाँ पर जो है थोड़े से फेजेस अलग हो जाएंगे, और जो वहां पर टोटल प्रोडक्ट पढ़ रहे थे यहाँ पर हम मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सो इट मींस दैट मार्जिनल रिटर्न्स डिमिनिश व्हेन प्रोपोर्शन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो मार्जिनल रिटर्न्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डिमिनिश होते हैं जब वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर के बीच का प्रोपोर्शन क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे। तो मतलब कि जो एक ही फिक्स्ड फैक्टर है उस पर जब ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगने लगे तो फिर जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश होगा। ठीक है, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। इसे जो है हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इस लॉ में हो क्या रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिश हो रहा है, इसलिए हमने इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहा है। ऑलराइट, आई गेस कि इतनी चीज क्लियर है, इतनी स्टेटमेंट वगैरह क्लियर है। अब उसके बाद में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखें तो ये कुछ आ गया हमारा। देखो फिक्स्ड फैक्टर क्या है, फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड है, वेरिएबल फैक्टर जो है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये हुआ। इस पर जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट अब आपको पता है ना, पहले वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, फिर वो
डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा और फिर वो नेगेटिव में जाएगा। अब हमें इतना नेगेटिव जाने तक की जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग कि हमें मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप बताना है। तो इसलिए आपका ये जो है इसमें आपको आपका टोटल प्रोडक्ट ऐसा लेना है कि आपका एमपी आपको कैसा दिखे, डिक्रीज होता हुआ दिखे। ठीक है, तो ये देखो हमने ये जो टोटल प्रोडक्ट लिया इससे अगर हम एमपी निकालें तो ये 12 माइनस 0 तो आ गया 12 आपका, 22 माइनस 12 कितना आ गया 10, 30 माइनस 22 आ गया आपका 8, 36 माइनस 30 आ गया 6 और 40 माइनस 36 आ गया 4। ठीक है, तो ये आ गई आपकी क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। ठीक है, या डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो देखने को हमें मिली। आपका ये जो था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो था उसकी जो सेकेंड फेज थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, इसका शेड्यूल। ये स्टूडेंट्स मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है और ना ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, और सेकेंड चीज की लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और डिमिनिशिंग रिटर्न में बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस नहीं होता है। तो जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने देखा कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है। पहले हमें ऐसे इंक्रीज करके डिक्रीज नहीं करवाना है। ठीक है, वो सिर्फ हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में करेंगे। इसमें जो है आपको डायरेक्टली क्या करवाना है, डिमिनिश करवाना है, मतलब कि कम होता हुआ दिखाना है। तो जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बनाएंगे तो वो वाई एक्सिस पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया, एक्स एक्सिस पर आपके आ गए यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर और ये आ गया आपका डिमिनिशिंग एमपी। ऑलराइट, तो आई गेस कि हमारा ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी अच्छे से क्लियर है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक, फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। अब देखो ये रिलेशनशिप स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को जब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ा तो उस टाइम भी बताया था कि टीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। राइट, तो आई गेस कि वो चीजें आप लोगों को याद है, वही जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। एज लॉन्ग एज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एमपी ऑल्सो इंक्रीजेज, है ना। यही हम लोगों ने क्या देखा था, अपना कर्व देखा था। अब देखो मैं जो हूं एक ही ग्राफ में दोनों बना रही हूं, अपना टीपी भी और एमपी भी। ऑलराइट, ये हो गया क्या हमारा टीपी और ये हो गया हमारा कुछ एमपी। ठीक है, ये हमारे कर्व्स बन गए, टीपी और एमपी का जो कर्व है वो बना दिया हमने। ये थोड़ा सा जो है इतनी एकदम वो नहीं हुई है, यहाँ पे एकदम जो है हम बोलेंगे कि एकदम एक्यूरेटली सही नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे है, बट समझना है हमें, हम इससे समझ जाएंगे इजीली कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जब तक जो है टीपी कैसा होता है, इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है, यहाँ तक जो है ये है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है कि आपका जो एमपी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यहाँ तक हो रहा है और फिर उसके बाद में जो है वो डिक्रीज में जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा जो है आप क्या करोगे, कंसिडर कर लोगे कि हाँ ये चीज हो रही है, बिकॉज एकदम एक्यूरेटली करेक्ट ग्राफ इधर पर है नहीं अपने पास। ठीक है, उसके बाद में जब टीपी जो है डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज होता है तो एमपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखो इस पॉइंट तक, यहाँ पर टीपी इसके मैक्सिमम तक है, यहाँ तक जो टीपी इंक्रीज हो रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर जो है डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो एमपी है वो आपको कैसा दिखेगा, एमपी आपको डिक्रीजिंग दिखेगा। ठीक है, ये हमने बना दिया अपना एमपी कर्व। ये एमपी जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैसा हो गया, डिक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद में टीपी रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट, एमपी बिकम्स 0। यहाँ पर टीपी जो है वो उसके मैक्सिमम पर है, तो फिर आप देख सकते हो कि जो एमपी है वो क्या हो गया, वो 0 हो गया है। ठीक है, फिर when TP starts decreasing, MP becomes negative। जब TP जो है वो डिक्रीज होने लगता है तो MP क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। दैट इज फ्रॉम 6th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये जो है ये अपन शेड्यूल और ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं उसमें, मतलब कि आगे हमारे पास में शेड्यूल और ग्राफ आएगा तो उससे हम लोग बता सकते हैं। तो देखो ये जो रिलेशनशिप बिटवीन TP और MP है ना, इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो ग्राफ है ना वो याद रख लो, बिकॉज ऐसे में तो हो सकता है ना कि हम कुछ भूल जाएं, लेकिन अगर आपको ग्राफ याद है तो आप जो हो अच्छे से ये सारे रिलेशनशिप जो है वो बता सकते हो बिटवीन टीपी एंड एमपी। और ये चीज जो है मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जब समझाया था तब भी बताई थी, तो आई गेस कि वो चीजें आप लोगों को क्लियर है। ठीक है,
ये बन गया क्या हमारा जो अपना ग्राफ है वो बन गया, ये देखो एक ही उस पर हमने बनाया, यहाँ पर ये हुआ हमारा टीपी और नीचे वाला जो कर्व है वो आया हमारा एमपी। टिल दिस पॉइंट, पॉइंट पी जो है क्या हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रहा है। ये जो पॉइंट पी है ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमारा जो टीपी है वो अपने फेज 1 से फेज 2 में जाता है तो वो वाला जो पॉइंट है उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। दैट मीन्स जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, फिर वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होने लगता है, तो ये जो चेंज होता है उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है इस पॉइंट तक एम तक जो है जब टीपी मैक्सिमम पर है उस पॉइंट तक जो आपका टीपी है वो क्या होता है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि आपका जो एमपी है वो क्या हो रहा है, एमपी आपका डिक्रीज हो रहा है। टीपी पहुंचा उसके मैक्सिमम पर तो एमपी बन गया क्या, 0। और फिर जब टीपी फॉल होना स्टार्ट हुआ तो फिर उसके बाद में जो एमपी है वो क्या हो गया, वो हो गया नेगेटिव। ऑलराइट, तो एकदम ही सिंपल से हमारे क्या है रिलेशनशिप है बिटवीन टीपी एंड एमपी, जो कि आई होप सो आप लोगों को क्लियर है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। ठीक है, अब एपी और एमपी के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। इसका भी एक ऐसा जो है ग्राफ बन जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि एपी जो है स्टूडेंट्स वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स एपी नेगेटिव, उसके पीछे का रीजन ये है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता ही रहेगा। राइट, प्रोडक्शन जो है वो आपका एकदम ऐसे हम थोड़ी ना बोलेंगे कि प्रोडक्शन नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव एपी तभी होगा जब प्रोडक्शन नेगेटिव में चला जाए, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा, भले ही वो फॉल होता जाए। जैसे कि पहले 52 हमारा मैक्सिमम टीपी आया था, फिर 48 हो गया, फिर उसके बाद में मान लो 40 हो गया, 30 हो गया, 28 हो गया। इस वे में जो है भले ही डिक्रीज होता जाए लेकिन ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। आप प्रोड्यूस नेगेटिव थोड़ी ना कर सकते हो कि हम -1 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए जो एपी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पर फॉल होता हुआ भले ही दिखेगा लेकिन एपी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब जो आपका एमपी का कर्व है वो तो हमें पता है, हमने बना दिया। ये हमारा एमपी का कर्व आ गया, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर एक 0 पे पहुंच रहा है और फिर जो है वो नेगेटिव एक्सिस में चला गया है। और वहीं हम एपी देखें तो ये बना हमारा एपी। ठीक है, ये वाला जो कर्व है ये क्या बना, एपी बना हमारा। अब हमें क्या बताना है, इससे हमें बताना है एपी और एमपी के बीच का रिलेशनशिप। तो एपी और एमपी में क्या रिलेशनशिप होता है देखते हैं हम। As long as MP is more than AP, AP rises। जब तक MP जो है वो AP से ज्यादा है तब तक AP क्या होता है, राइज होता है। इससे देखें तो देखो ये जो MP है स्टूडेंट्स ये किससे ज्यादा है, आपके एपी से। ये वाला जो पार्ट है इतना पूरा जो है क्या बता रहा है, इस पॉइंट तक एमपी जो है वो एपी से ज्यादा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एपी है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, एक भी बार यहाँ पर जो है डिक्रीज में नहीं आया। फिर उसके बाद में जब एमपी जो है वो एपी से कम हो जाए तो एपी क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि एपी हो गया कम तो एमपी हो गया कम तो एपी क्या हो रहा है, एपी भी फॉल हो रहा है। ओके, आई एम सो सॉरी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एमपी एपी में बहुत ज्यादा घपला हो गया है। तो जब एमपी एपी से छोटा है तो एपी क्या होगा, एपी जो है वो फॉल होगा। ठीक है, So when MP is equal to AP, AP is at its maximum। एक चीज ये भी हमें बतानी है कि जब MP किसके इक्वल है, AP के, तो AP जो है वो उसके मैक्सिमम पर है। और फिर जब MP is less than AP, AP falls। ठीक है, ये चीज तो मैंने थर्ड वाला पॉइंट आपको समझा ही दिया। अब अगर इस पर देखें तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, राइट, एपी एमपी दोनों इक्वल हैं। तो इस पॉइंट पर जो एपी है वो उसके मैक्सिमम पर है। अब इससे ज्यादा जो है एपी इंक्रीज नहीं हो सकता, बिकॉज इसके बाद में हम देखेंगे कि एपी फॉल ही हो रहा है। तो जब एपी और एमपी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो तो फिर जो एपी है वो उसके मैक्सिमम पर कहलाता है।
ठीक है। और फिर उसके बाद में तो हमने बता ही दिया कि अगर जब एमपी छोटा हो जाता है किससे, एपी से, तो एपी फॉल होने लगता है और इसके बाद में जो है वो फॉल ही होता रहता है, ठीक है। सो देयर आफ्टर बोथ एपी एंड एमपी फॉल बट एमपी बिकम्स नेगेटिव वेयर एज एपी रिमेन्स पॉजिटिव, एमपी फॉल्स एट अ फास्टर रेट इन कंपैरिजन टू फॉल इन एपी, ठीक है। जो इसके बाद में क्या चीज हो रही है कि एमपी और एपी दोनों ही फॉल हो रहे हैं, जो कि हम लोगों ने अपने ग्राफ में देखा ही है, लेकिन जो आपका एमपी है वो हो जाता है नेगेटिव बट एपी जो है वो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। और जो एमपी है वो ज्यादा फास्टर रेट से फॉल होता है एज कंपेयर टू एपी। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी है ये आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, और जो रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी थे वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। साथ ही साथ में ये जो हमारा पूरा चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन, आई गेस कि ये पूरा ही चैप्टर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ जो हमें एक और छोटी सी चीज सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। तो एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको करना है गूगल ओपन और उस पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी ओपन। इसके बाद में स्टूडेंट्स जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेंगे कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, उसके अंदर आपके पास में वेरियस ऑप्शंस हैं लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, क्लास 12, क्लास 11, टिल क्लास फर्स्ट, किंडरगार्टन, एक्स्ट्रा लर्निंग, टर्म 1 एग्जाम, सब कुछ है। आपको जो पढ़ना है आपको करना है उस पर टैप। जैसे कि हमें क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हम क्लास 11th पर क्या करेंगे, हम क्लास 11th पर करेंगे टिक, उस पर जो है टैप करने से उसके अंदर की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी हो जाएंगी हमें विजिबल। अब यहाँ पर तो आपको कुछ 80 प्लेलिस्ट दिख रही है स्टूडेंट्स, लेकिन जब आपका वेबसाइट देखोगे तो आपको और भी जो है प्लेलिस्ट जितनी भी सब्जेक्ट की है सबकी विजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब बात करें हम इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की आपको 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है। 4 किस चीज की, 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स की और 2 स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की, ठीक है। 2-2 क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक भी की है और हम लोग जो अपनी रेफरेंस बुक संदीप गर्ग भी सॉल्व कर रहे हैं। तो एक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक एनसीईआरटी, एक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक संदीप गर्ग। सेम गोज टू स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की संदीप गर्ग, ठीक है। तो इस वे में जो ये प्रॉपर जो है डिवीजन करके रखा है तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि कौन सी पर्टिकुलर बुक के टॉपिक हमें कहां मिलेंगे। और ये बिल्कुल यहाँ पर जो है बहुत ही स्पेसिफिकली लिखा है क्लास 11th इकोनॉमिक्स बुक स्टैटिस्टिक्स ऑफ संदीप गर्ग, ठीक है। यहाँ पर लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक संदीप गर्ग, यहाँ पर है माइक्रो इकोनॉमिक एनसीईआरटी और इधर पर है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी। तो आपको जो भी पढ़ना है आपको करना है उस पर क्लिक, जैसे कि ये जो यहाँ पर वॉच नाउ दिखा है, ठीक है। तो हमें जो है माइक्रो इकोनॉमिक संदीप गर्ग का क्या पढ़ना है, हमारा कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो हम इस वॉच नाउ पर करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने से उसके अंदर के जो अवेलेबल चैप्टर्स हैं वो हमें विजिबल हो जाएंगे, लाइक व्हाट चैप्टर वाइज वीडियोस गिवन है, तो इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे हो जाएंगे आपको विजिबल। और फिर इसके बाद में जो है आप क्या कर सकते हो, आप जो भी पर्टिकुलर चैप्टर आपको देखना है उस पर आप क्लिक करो और फिर जो है आपका जो भी चीज आपको पढ़नी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने इस इंट्रोडक्शन पर क्लिक किया, उसके अंदर जो भी टॉपिक आएगा उसके वॉच नाउ पर क्लिक किया तो जो वीडियो वो हो जाएगा प्ले। अगर हमें नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो इधर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। इफ अगर हमें नेक्स्ट पर नहीं जाना है और कुछ देखना है तो इधर से कैंसिल करो, वेबसाइट का होम पेज वापस होगा ओपन, फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप उसे सब्सक्राइब, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।